एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सैटरडे है तो एक स्पेशल सेशन लेने वाले रीडिंग का स्पीकिंग ट्री नाम के सेक्शन से टाइम्स ऑफ इंडिया के। इसमें लिखे हुए आर्टिकल बहुत ही प्यारे होते हैं और लीक से हटके होते हैं। ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ना आना चाहिए, इसलिए वीक में कम से कम इस थीम का एक आर्टिकल आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। आज का आर्टिकल लिखा हुआ है इंसान की उस कोशिश पे कि रोबोट्स को सेल्फ अवेयर बनाया जाए, वो खुद ही अपना रास्ता डिसाइड करें, वो खुद ही अपने हिसाब से कारों को चलाएं। और ऐसे रोबोट्स जो सेल्फ अवेयर हो जाएंगे इंसान के लिए, मैनकाइंड के लिए कितने घातक हो सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। आर्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशन में खो नहीं जाना है, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब, हर चीज़ आपको कवर करनी है। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ क्लास के लास्ट में, उन सभी को इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ सेल्फ अवेयर एआई। कह रहा है जी जो लैंडस्केप है ना, जो बैकग्राउंड सीनरी है, जो परिदृश्य है, हिंदी में बोलते हैं परिदृश्य, कह रहा है वो इवॉल्व हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, वो विकसित हो रहा है सेल्फ अवेयर एआई की तरफ, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और रोबोट्स की तरफ जो सेल्फ अवेयर होंगे, खुद सोचने की क्षमता रखते होंगे, अपने आप के लिए अवेयर होंगे, है ना, अपनी जान के बारे में सजग होंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे रोबोट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो रोबोट्स ऐसा समझ पा रहे हैं कि वो क्या हैं और उनको कैसे काम करना है, और सोचने और समझने की क्षमता को, कैपेबिलिटी को भी डेवलप कर रहे हैं। चलिए, ये लैंडस्केप वर्ड देख लेना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका मतलब होता है बैकग्राउंड सीनरी। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तब ये वर्ड समझ में आएगा। अगर जंग के मैदान का लैंडस्केप देखा जाए तो वो क्या होगा? बहुत सारे फौजी, बहुत सारे हथियार और बहुत सारी लाशें। अगर किसी लेबोरेटरी के लैंडस्केप को देखा जाए, साइंस लेबोरेटरी के, तो उसमें बहुत सारी परख नलियाँ होंगी, टेस्ट ट्यूब होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे। अगर किसी खेत के लैंडस्केप को देखा जाए तो आप बहुत सारी फसलों को, पेड़ों को और पौधों को पाएंगे। वैसे ही एआई के लैंडस्केप के अंदर हम सेल्फ अवेयर एआई को धीरे धीरे इवोल्व होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे ये वर्ड लैंडस्केप आपके दिमाग में बैठेगा। मेरा काम है क्लैरिटी लाना इंग्लिश के अंदर, ना कि वो चीज़ें आपको बताना जो ऑलरेडी आपको समझ में नहीं आती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ को देखो, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द प्रोस्पेक्ट ऑफ जेन्युइन एआई कंप्यूटर कोड दैट कैन राइट एंड मॉडिफाई इटसेल्फ इज फ्रॉड विद पैरल्स। कह रहा है ये जो प्रोस्पेक्ट है ना, ये जो संभावना है, ये जो लाइकलीहुड है, ये जो प्रोपोजिशन है, या ये जो विचार है, और किस चीज़ का? सही में एआई कंप्यूटर कोड का, जो वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो वास्तव में सोच पाता हो, है ना, जेन्युइनली। और कह रहे वही कंप्यूटर कोड है जो लिख सकता है और मॉडिफाई कर सकता है खुद को। ये ऐसा कंप्यूटर कोड है कि इसके लिए किसी कोडर की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार इसको बना दिया, अब ये अपने आप ही खुद को मॉडिफाई करेगा, ये कोड अपने आप ही अपनी जो है देख रेख करेगा। कह रहा है ऐसा कंप्यूटर कोड जिसको बनाने की हमें बड़ी जो है इच्छा होती है ना, ये कोड जो है ना फ्रॉड विद है, भरा हुआ है पेरिल्स के साथ, डेंजर्स के साथ। तो आज आदमी का यही सपना है कि कुछ ऐसा कंप्यूटर कोड बनाए जो ट्रू एआई हो, अपने आप ही वो अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस करे, जो अपने आप सोचे, हमारी हेल्प करे। लेकिन ऐसे कंप्यूटर कोड जब रोग हो जाएंगे, मानव जाति के खिलाफ भी जाएंगे, तब ये पेरिल से भरे हुए होंगे, खतरे के निशान होंगे। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रोस्पेक्ट यानी कि लाइकलीहुड, संभावना, किसी चीज़ का फ्यूचर आउटलुक। इसकी वर्ब है इज। दिस प्रोस्पेक्ट इज फ्रॉड विद। फ्रॉड विद होना मतलब बोझिल होना, भरा हुआ होना किसी चीज़ से। अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ से भरे हुए हैं ना, या बोझिल हैं, तभी इस वर्ड को यूज़ करेंगे। अगर आप चिंता से भरे हुए हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, कोई चीज़ खतरे से भरी हुई है, कोई सवाल जो है शक से भरा हुआ है, तो ऐसी जगह पे फ्रॉड विद नाम के एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। बस यहीं यूज़ होगा। बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो वहाँ मत यूज़ करे आना इसको, है ना। पेरिल का मतलब होता है खतरा, हैजर्ड, डेंजर, डिफ़िकल्टी। अच्छा, दैट आया इस कोड के लिए। इसकी दो वर्ब्स हैं, दैट कैन राइट एंड दैट कैन मॉडिफाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा फ्लो बनने के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अच्छे से सीखेंगे। एक लाइक और शेयर ज़रूर से दें सेशन को अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेशंस आपके काम आ रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि वो कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाए जिससे आपकी घंटों की मेहनत बचे, है ना। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग।
राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, कल हमने छोड़ा था कॉर्पस पे, तो आज इसके बाद कॉग्निसेंट से अपने को शुरू करना है। कॉग्निसेंट का मतलब होता है अवेयर, इन्फॉर्म्ड, सजग, कॉन्शियस, नोइंग या माइंडफुल इसके सिनोनिम है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, किसी चीज़ को लेकर के सजगता, है ना। रैश ड्राइवर्स आर ऑफन नॉट कॉग्निसेंट ऑफ द डेंजर दे कोज टू द लाइव्स ऑफ अदर्स। ख़राब तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग अक्सर सजग नहीं होते हैं, कॉग्निसेंट नहीं होते हैं उस डेंजर को लेकर के, खतरे को लेकर के, वही खतरा जो वो कोज करते हैं दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को। चलिए, कॉग्निसेंट की नाउन फॉर्म कॉग्निसेंस आर्टिकल में देखेंगे। अवेयरनेस या सजगता के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। एक और वर्ड है हमारे पास हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब होता है वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। इसको मैंने आपको ब्रेक करके बताया हुआ है निमोनिक के साथ में। कैसे बना ये? 1000 गुना में 10, इतने गुना जो कोई चीज़ डेंजरस हो, खतरनाक हो, उसके लिए हैजर्डस वर्ड यूज़ करेंगे। 10,000 गुना डेंजरस है ये चीज़, है ना। ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं, हैजर्डस मतलब डेंजरस। टेक्नोलॉजी कैन बी हैजर्डस इफ़ इट इज़ यूज विदाउट रिस्ट्रेंट एंड केयर। तकनीक बहुत ही खतरनाक हो सकती है अगर आप सारा दिन इसको बिना रिस्ट्रेंट और केयर के यूज़ करें, सारा दिन रील चलाएं और शॉर्ट्स देखें, है ना, तो तकनीक अपने आप में खतरनाक ही है। रिस्की, डाइसी, पेरिलस, प्रिकेरियस इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। इवेंचुअल क्या होता है इसका मतलब? फाइनल। और इवेंचुअलिटी का मतलब होता है फाइनलिटी। किसी भी एग्ज़ाम की इवेंचुअलिटी होगी, कुछ लोगों का सिलेक्शन और कुछ लोगों का फेलियर। किसी भी कंपटीशन की इवेंचुअलिटी होगी, एक विनर और बहुत सारे लूजर्स। अरे बात समझ में? आखिरी जो मुकाम होता है किसी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड इवेंचुअल आउटकम या इवेंचुअलिटी। ये इवेंचुअलिटी वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, आखिरी मुकाम, ठीक है। द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड ओवर इवेंचुअल आउटकम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया आज भी बटी हुई है इवेंचुअल आउटकम पे, आखिरी नतीजे पे, ग्लोबल वार्मिंग पे। कुछ लोग बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा और कुछ लोग बोलते हैं बहुत कुछ गलत होने वाला है। तो दुनिया बटी हुई है, डिवाइडेड है इस मुद्दे पे। कंक्लूडिंग, अल्टीमेट, इनएविटेबल सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये जो है नाउन फॉर्म में इवेंचुअलिटी आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड है मैनिफेस्ट। इसको अगर आप हिंदू हैं और हिंदू मैथोलॉजी जानते हैं तो एक वर्ड होता है हमारे यहाँ अवतार, ठीक है। विष्णु अवतार है जो राम, है ना, राम जो है विष्णु जी का ही अवतार है। तो इस तरीके से जो अवतार वर्ड है ना, अवतार लेने को अपने बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, ठीक है। किसी अवतार में आप रियल बन जाते हैं। आप विष्णु जो गॉड हैं उससे इंसान बन गए तो आप मैनिफेस्ट करके रियल बन गए। तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के रियल होने को, रियलाइज़ होने को, साकार होने को इस वर्ड के लिए, इस वर्ड से अपने बताते हैं। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ तब और दिमाग में बैठेगा। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका जो सपना था इंडिपेंडेंट होने का, वो अवतरित हुआ या वो साकार हुआ। आई बात समझ में? मैनिफेस्टेड हुआ उसके सिलेक्शन के साथ ही जॉब में। तो सपना था इंडिपेंडेंट होने का, वो साकार हो गया, सच हो गया, है ना। तो मैनिफेस्ट वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। रियलाइज, मटेरियलाइज, एक्चुअलाइज इसके सिनोनिम है। मैनिफेस्टेशन होता है किसी चीज़ का अवतार, है ना। चलो, 2 वर्ड्स और हैं। प्लॉसिबल, ये वर्ड जो है ना पॉसिबल से बहुत मिलता है और ये पॉसिबल के बहुत करीब भी है। अगर आप प्लॉसिबल वर्ड देखें और इसकी जगह पॉसिबल रख भी दें तो मीनिंग जो है वर्ड सेंटेंस का बिल्कुल वैसा ही रहेगा ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसका मीनिंग है। मीनिंग देख लो। प्लॉसिबल वो चीज़ है जो आपको देखने में कन्विंसिंग लगे, जिसको देख करके आपको भरोसा है कि हाँ जी ये तो हो सकता है। लॉजिकली जो आपको लगे कि ये पॉसिबल है, इट इज़ प्लॉसिबल। प्रोबेबल, टेनेबल, लॉजिकल, रैशनल सभी इसके सिनोनिम्स हैं। इट इज़ एन एडजेक्टिव। द पुलिस कुड फाइंड नो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द मर्डर। पुलिस वाले जो है कोई भी कन्विंसिंग सी व्याख्या को, एक्सप्लेनेशन को फाइंड नहीं कर सके मर्डर के लिए, जो है हत्या के लिए। उनको कोई भी जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं मिली जो कन्विंस करती है उनको, जो पब्लिक को बता सके हूँ। अच्छा, ये जो प्लॉसिबल वर्ड है इससे एक इंसान को भी आप डिनोट कर सकते हैं। ऐसा इंसान जो झूठ बोलने में बड़ा माहिर हो, चीटिंग और लाइंग में बड़ा अच्छा हो,
कन्विंसिंग सा आदमी जो हर आदमी को अपनी बात में ले लेता हो, कन्विंस करके, और उसको चीट करता हो। ठीक है, तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लॉसिबल वर्ड। ही इज़ सो प्लॉसिबल दैट फूलिंग समवन इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। वो इतना प्लॉसिबल है, इतना 420 आदमी है, इतना चीटर बड़ा आदमी है कि किसी को भी पागल बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। पीस ऑफ केक होना मतलब बाएं हाथ का केक जो है खेल होना। तो ये दूसरा वाला एडिशनल मीनिंग है, कभी आप शायद इस मीनिंग से भी वाकिफ़ होंगे। चलिए लास्ट वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस वो चीज़ होती है जिसमें कंटेंशन भरी हो। और कंटेंशन का क्या मतलब होता है? कंटेंशन का मतलब होता है जी झगड़ा। हर वो चीज़ कंटेंशियस है जो या तो झगड़े भरी हो या कंट्रोवर्सी भरी हो, जिसमें या तो विवाद हो या आपसी मुठभेड़ हो। यूज़ करके दिखा देता हूँ। अबॉर्शन इज अ हाईली कंटेंशियस इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अबॉर्शन जो है एक बहुत ही कंटेंशियस, बहुत ही झगड़े भरा या बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है पूरी दुनिया में, है ना। जानते होंगे ना, अबॉर्शन पे लॉज बन रहे हैं आजकल अलग अलग यूएस जैसी कंट्रीज़ के अंदर। दूसरा वाला मीनिंग लगा के देखो। सलमान रश्दी इज़ एन ऑथर नोन फॉर हिज कंटेंशियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। सलमान रश्दी साहब एक ऐसे ऑथर हैं जो जाने जाते हैं अपने डिस्प्यूटिव, डिसएग्रीबल जो है स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए। उनकी राइटिंग के अंदर आपको अग्रीमेंट कम मिलेगा, समाज की जो है बुरी चीज़ों के लिए या समाज की जो है पॉइंट आउट की जाने वाली चीज़ों के लिए बहुत सारा डिस्प्यूट मिलेगा। तो बहुत कंट्रोवर्शियल राइटर हैं। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, वो क्या हो गई आपकी डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे। आर्टिकल ये है कि ह्यूमंस चाह रहे हैं कैसे भी करके सेल्फ अवेयर रोबोट्स बनाएं। रोबोट्स खुद ही सोचने लगे, खुद ही हमारी कार्स को ड्राइव करे। हम जो चाहते हैं रोबोट्स को हम बोल दें और वो खुद करके हमें ला के दे दे। लेकिन ये सेल्फ अवेयर एआई जो है ना, जितनी हमें अच्छी लगती है, ल्यूक्रेटिव लगती है, उतनी ही खतरनाक भी है। और ऐसा कहना है वर्ल्ड के एक लीडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट का, जिसका नाम है डॉक्टर मिशियो काकू। अब मिशियो काकू ने क्या बताया इस आर्टिकल में आपको बताया गया है, सेल्फ अवेयर एआई को हमारी खुद की सेल्फ अवेयरनेस से हम कैसे जोड़ के देख सकते हैं, ये भी आप लास्ट में देखेंगे। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज की टोन है फिलॉसफिकल। ये जो स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल है ना, फिलॉसफी बेस्ड होते हैं, भगवान पे, डिविनिटी पे, है ना। तो ये फिलॉसफिकल टोन का आर्टिकल है। आने वाली एक चीज़ के ऊपर फिलॉसफी आपको दे रहा है कि क्या वो सही है और कितनी गलत। कह रहा है जी एट प्रेजेंट AI ड्रिवन रोबोट्स आर नॉट कॉग्निसेंट ऑफ देयर स्टेटस एज सच। कह रहा है हाल की स्थिति देखें, एट प्रेजेंट देखें तो AI के द्वारा जो ड्रिवन रोबोट्स होते हैं, ऐसे रोबोट्स जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है, ये रोबोट जो है ना, ये कॉग्निसेंट नहीं है, बिल्कुल भी सजग नहीं है। और किस चीज़ को लेके भाई? अपने स्टेटस को लेकर के, अपनी मौजूदगी, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर के, अपने आप से एज सच। एज सच का मतलब होता है ऑन देयर ओन, अपने हिसाब से, अपने आप से। तो अपने आप से सजग नहीं है। रोबोट को भी आपको सजग करवाना पड़ता है। अगर रोबोट कहीं रोड पे चल रहा है ना और रास्ते में कुछ पत्थर वत्थर पड़ा है, तो इसको समझ नहीं आता कि मेरा पाँव पत्थर में लगेगा, जब तक इसके पाँव को आप रिमोट कंट्रोल से दूसरी दिशा में नहीं मोड़ेंगे। तो ये सेल्फ अवेयर रोबोट्स नहीं है, अपनी बॉडी को लेकर के इनमें भी कोई भी अवेयरनेस नहीं है। रोबोट्स की वर्ब है आर। कॉग्निसेंट का मतलब होता है अवेयर होना, अवेयर ऑफ, कॉग्निसेंट ऑफ, इन्फॉर्म्ड ऑफ, अप्राइज्ड ऑफ, सबके बाद में ऑफ लगेगा। यही है फिक्स प्रेपोजिशन और यही है एडवांस प्रेपोजिशन। जो आप पूछते हो ना सर प्रेपोजिशन चैप्टर, यही तो है। आपको हर मोटा मोटा वर्ड जो आप देखते हो 3-4 हज़ार 5 वर्ड्स, उनके बाद का प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है उसको दिमाग में बिठा लेना है। रीडिंग में, राइटिंग में, हर जगह ये फिक्स्ड रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल दैट दे मे इवेंचुअली अटेन द कैपेसिटी टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स rather than relying solely upon the predetermined aims established by their programmers। कह रहा है हालांकि ये पॉसिबल है, प्लॉसिबल है, कन्विंसिंग है, ये चीज़ रैशनल है, लॉजिकल है। कौन सी चीज़ भाई? वो बात ये कि इवेंचुअली, आखिरकार, ये जो रोबोट्स हैं ये अटेन कर लेंगे, पा लेंगे उस क्षमता को, कैपेसिटी को, जो है बनाने की, बिल्ड करने की, फॉर्मुलेट करने की, अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को, अपने खुद के लक्ष्यों को। अभी तो रोबोट का वही लक्ष्य होता है जो आपसे बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं सफाई कर, तो वो सफाई कर देगा कमरे की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब रोबोट को लगेगा कि मुझे आज सफाई नहीं करनी है, मेरा तो आज का टारगेट कुछ और है। तो इवेंचुअली ऐसा रोबोट भी हम बनाएंगे ना। कह रहे हैं जी बजाय रादर देन रिलाई करने के अकेले अकेले सिर्फ उस प्री डिटरमाइंड एम्स पे, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे जो पहले से डिसाइडेड हैं और जो इस्टेब्लिश किए गए हैं रोबोट के प्रोग्रामर के द्वारा, उसको बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ बहुत पॉसिबल है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स वो बनाने लगेंगे बजाय उन ऑब्जेक्टिव्स के जो अभी उनके प्रोग्रामर्स उनको देते हैं।
सुन के डर लगता है ना। इट की वर्ब है इज, दे की वर्ब है, दे की वर्ब है मे अटेन। प्लॉसिबल आप समझ चुके हैं, जो कन्विंसिंग हो, जिसको सुन के लगता हो कि हाँ भाई ये तो हो सकता है ना, पॉसिबल हो या प्लॉसिबल हो। ऑन से पहले हमेशा आप एडजेक्टिव लगाएंगे जब भी ऑन एक नाउन या एडजेक्टिव खुद होगा, है ना। उसके पहले आपको पजेसिव लगाना होगा, माई ऑन, योर ऑन, देयर ऑन, आवर ऑन, ऐसे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ऑन से पहले। प्री डिटर्मिन्ड मतलब जो पहले से डिटर्मिन्ड हो, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हो, जो पहले से प्लान्ड हो। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना, ये क्लासिक क्वेश्चन है एसएससी बैंक्स का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करवा सकते हो क्या आप? देखो गलत नहीं है, सही है सेंटेंस, लेकिन इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में इस पर 1 मार्क बनता है। कैसे इसको इंप्रूव करोगे, थोड़ा सा बताओ मुझे। देखो मामला ये है कि रादर देन जो है ना, अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को प्रेफर करता है। लगाने को तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगती है इसके बाद, इसका मतलब होता है बजाय। रादर देन मतलब बजाय, लेकिन रादर देन क्या लेता है अपने बाद में, वर्ब की बेस फॉर्म लेने की कोशिश करता है। रादर देन गो, रादर देन प्ले, रादर देन ईट। तो यहाँ पे भी रादर देन रिलाई लिखा जा सकता था, और लिखना भी चाहिए था, क्योंकि पहले भी तो वर्ब की बेस फॉर्म ही लगी हुई है। दे मे अटेन, दे मे अटेन रादर देन रिलाई। आ रही बात समझ में? तो ये अटेन से रिलाई भी मिल जाता है और रादर देन की कंडीशन भी सॉल्व हो जाती। अगर फिर भी आपको जिद पकड़ लेनी हो कि मुझे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है बजाय के साथ, तो फिर रादर देन का सिनोनिमस जो है ना, कंजंक्शन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ बिंदास, रादर देन के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाओ बिंदास। ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट। चलो और आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में पूछूंगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा है इन सच अ सिनेरियो there is a possibility that robots may come to perceive their priorities as distinct from our own। कह रहा है इस सिनेरियो में देखें, इस बैकग्राउंड में देखें, इस लैंडस्केप में देखें, तो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अच्छा क्या पॉसिबिलिटी है? रोबोट्स हो सकता है कम टू करें। कम टू का मतलब होता है इस जगह पे पहुंचना, इस मुकाम पे पहुंचना। रोबोट्स इस मुकाम पे पहुंच जाएं कि वो परसीव कर सकें, महसूस कर सकें अपनी प्रायोरिटीज़ को। और कैसे? कि वो अलग हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं, वो डिफरेंट हैं हमारी प्रायोरिटीज से, हमारी खुद की प्रायोरिटीज से। आई बात समझ में? तो एक ऐसा वक्त आ सकता है जब रोबोट्स को ये लगने लगे कि ये क्या बोल रहा है ह्यूमन, मुझे कमरे की सफाई कर, मेरा तो मन नहीं है कमरे की सफाई करने का, आज मैं इसी को मार के जो है खा जाता हूँ। तो ऐसी इसकी प्रायोरिटीज़ भी एक दिन हो सकता है रोबोट्स की चेंज होने लगे अपने आप। पॉसिबिलिटी की वर्ब है, पॉसिबिलिटी की वर्ब है इज़, रोबोट्स की वर्ब है मे कम टू। कम टू का मतलब होता है किसी मुकाम पे पहुंचना। वी केम टू द कंक्लूजन, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। रोबोट्स कम टू परसीव, रोबोट्स ये परसीव करने तक पहुंचे। परसीव करने का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस या अंडरस्टैंड करना, समझना, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, यानी कि डिफरेंट या यूनिक। चलिए, देयर ऑन लिखा था ऊपर, यहाँ आर ऑन लिखा है। ऑन से पहले आपको पजेसिव लगाना रहता है ना, हर बार। कह रहा है जी, एस्टीम्ड फिजिसिस्ट एंड सेलिब्रेटेड ऑथर मिचियो काकू पॉजिट्स that this development may be cause for concern। कह रहा है एक बहुत ही रिनॉन और एस्टीम्ड, हाईली रिकॉग्नाइज्ड और रिस्पेक्टेबल जो फिजिसिस्ट हैं या एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, और जो सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं, जिनकी किताबों को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। कह रहे डॉक्टर मिचियो काकू जो है ना, वो ये पॉजिट करते हैं, दावा करते हैं या अज्यूम करते हैं। पॉजिट का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर दे के कहना, इम्फेसाइज करना, लेकिन अज्यूम के अजम्पशन के साथ। तो वो अज्यूम करके इस चीज़ पे जोर देते हैं क्या, दैट कि ये डेवलपमेंट जो है ना, ये जो विकास हो रहा है, ये हो सकता है कॉज फॉर कंसर्न हो, हमारे लिए चिंता का विषय हो। कह रहा है क्यों भाई, ऐसा क्यों? कह रहा है एज डाइवर्जेंट इंटरेस्ट कुड जनरेट अ हैजर्डस आउटकम। कह रहा है क्योंकि बदलते हुए जो इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे से अलग थलग जो रुचियां हैं, वो जनरेट करेंगी खतरनाक नतीजों को, हैजर्डस आउटकम को। भाई हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, रोबोट का इंटरेस्ट कुछ और है, दोनों के इंटरेस्ट अगर डाइवर्ज करने लगे तो आउटकम कुछ खराब ही निकलेगा, है ना, हैजर्डस होगा या रिस्की होगा। चलिए, काकू साहब की वर्ब है पॉजिट्स, इनको यूट्यूब पे सर्च करना। दुनिया की लीडिंग स्ट्रिंग थ्योरिस्ट में से एक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, है ना। इनके इंटरव्यूज देखोगे आपको मज़ा आएगा, फिजिक्स में भी आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। डेवलपमेंट की वर्ब है मे बी, इंटरेस्ट की वर्ब है कुड जनरेट। हैजर्डस आप समझ चुके हैं। डाइवर्जेंट मतलब जो डाइवर्ज करे, जो अलग हो, जो डिस्टिंक्ट हो, जो डिफरेंट हो, है ना, आपसे कॉन्फ्लिक्टिंग हो। चलिए, कह रहे दिस हाइपोथेटिकल इवेंचुअलिटी हैज़ फ्रीक्वेंटली बीन एक्सप्लोर्ड इन द realm ऑफ साइंस फिक्शन विद रिबेलियस रोबोट्स राइजिंग अप अगेंस्ट देयर ह्यूमन क्रिएटर्स। कह रहे अब जो काकू साहब बोल रहे हैं ना, ये हाइपोथेटिकल जो इवेंचुअलिटी है,
ये आखिरी जो मुकाम है जो हाइपोथेटिकल है, जो भी थ्योरेटिकल है, जो हमने सोचा है हुआ नहीं है। कह रहा है ये सोचा हुआ जो, समझ गए ना, सोची हुई जो सोच है, इवेंचुअलिटी है, कह रहा है इसको बहुत बार फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर किया जाता है। और कहाँ पे? साइंस फिक्शन मूवीज़ के रेयम में, साइंस फिक्शन मूवीज़ के डोमेन में। और कैसे एक्सप्लोर करते हैं? ये काम होता है साथ ही रिबेलियस रोबोट्स के, रिबेलियस का मतलब है उपद्रवी, बागी रोबोट्स के राइज अप करने के साथ ही, सामने खड़े हो जाने के साथ ही, और किसके अगेंस्ट? अपने ह्यूमन क्रिएटर्स के, उनको बनाने वाले ह्यूमंस के। तो ये जो काकू साहब बोल रहे हैं, ये क्रिस्टोफर नॉलन की मूवीज़ में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, टर्मिनेटर जैसी मूवीज़ में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। रोबोट्स जो हैं अपने ह्यूमन क्रिएटर के सामने खड़े हो जाते हैं, मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ जो आपने देखी होंगी वैसा, है ना। साइंस फिक्शन के रेल में ये अक्सर होता है। इवेंचुअलिटी की वर्ब है हैज़ बीन एक्सप्लोर। रेल का मतलब होता है दायरा, इवेंचुअलिटी मतलब आखिरी नतीजा, किसी चीज़ का आखिरी पड़ाव। रिबेलियस मतलब बागी या उपद्रवी या विद्रोही। रिबेलियस को आप क्या क्या बोल सकते हैं? डिसओबीडियंट, डिवायंट या रिवॉल्टिंग, है ना। सभी इसके सिनोनिम है विद्रोही के, बागी के। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना तो आप समझ गए, मोटा मोटा इस आर्टिकल का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपसे शेयर करता हूँ, फिर बाकी का बचा हुआ देखेंगे। हाल में किस रोबोट ने क्या करके दिखाया है वो आपको आगे बताएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये सर आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्स, यू का योर सेल्फ भी और योर सेल्स भी, दे का देम सेल्स, इट का इट सेल्फ, ही का हिमसेल्फ और शी का हर सेल्फ। आई का मतलब है माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, आवर सेल्स का मतलब हम खुद, शी का मतलब वो खुद, ये वो लड़का है जो खुद, इट का मतलब है ये जो चीज़ है वो खुद, दे का मतलब है वो लोग जो हैं वो खुद। यू एक आदमी के लिए आएगा तो योर सेल्फ हो जाएगा, वो आदमी जिसकी बात हो रही है, यू योर सेल्फ। और अगर यू कई लोगों के लिए आ रहा है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, तो योर सेल्फ हो जाएगा। दोनों ही सही होते हैं अपने अपने जो है मीनिंग के हिसाब से। देखो सारा झगड़ा ये है कि इनकी सही पोजीशन सेंटेंस में क्या होगी। तो इनके पहले आप काम देख लो, फिर पोजीशन को निकालने की कोशिश करेंगे। देखो पहला इनका पोजीशन होता है आफ्टर द वर्ब। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक ही हो उस केस में क्या होगा? आफ्टर द वर्ब। दूसरी पोजीशन है इनकी बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में लेकिन वर्ब से पहले। जब ये सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस डालेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालेंगे। प्रैक्टिकली बताता हूँ तब समझोगे आप इसको। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव यू नीड टू एनालाइज यू। अगर आप चाहते हो इम्प्रूव करना तो आपको ज़रूरत है एनालाइज करने की खुद को। यू नीड टू एनालाइज यू, मतलब आप खुद को एनालाइज करोगे। अब मुझे बताओ इस क्लोज में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो यू है, सब्जेक्ट तो यू है। और ऑब्जेक्ट कौन है? वर्ब का, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू है। तो भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो गए ना, हो गए कि नहीं? अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो गए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू नहीं लिखेंगे, आप रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे। अब यू यहाँ पे एक आदमी के लिए आ रहा है तो मैं मान करके चलता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे योर सेल्फ। समझ गए? बस यही है रिफ्लेक्सिव का झगड़ा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए सेंटेंस के अंदर, है ना, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्टिव केस की जगह आप रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं सेंटेंस के अंदर। यूज़ करके और दिखाते हैं एक सेंटेंस में आपको। द पीएम प्रेज्ड हिम फॉर द इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ हिज गवर्नमेंट। पीएम ने उसको प्रेज किया उन इनिशिएटिव और पॉलिसीज़ के लिए जो थी उसकी सरकार के। किसको प्रेज किया होगा पीएम ने? पड़ोसी मुल्क के पीएम को। अरे भैया पीएम खुद को ही प्रेज करेगा अपनी पॉलिसी, अपनी सरकार के इनिशिएटिव के लिए। ये हिम जो है ना हमने पीएम के लिए लगाया है, जो कि गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट है पीएम, सब्जेक्ट है पीएम और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है पीएम, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है पीएम। तो पीएम के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हो तो नहीं लगेगा, इस केस में लगेगा आफ्टर द वर्ब रिफ्लेक्सिव केस। तो आप यहाँ लिखेंगे पीएम प्रेज्ड हिमसेल्फ। अगर पीएम को लेडी हैं तो प्रेज्ड हर सेल्फ। आ रही है ना बात समझ में? तो ये ऐसा रिफ्लेक्सिव का झगड़ा। अब एक और बात बताऊँ इसकी पोजिशन को लेकर के। द प्रेसिडेंट हिज सेल्फ गेव दिस अवार्ड टू अस। प्रेसिडेंट साहब ने खुद ये अवार्ड हमें दिया, प्रेसिडेंट साहब ने खुद ये अवार्ड हमें दिया। यहाँ पे हिज सेल्फ जो है इसकी पोजीशन क्या है? वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव का दूसरा फॉर्म यूज़ हो रहा है एम्फेटिक, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट साहब ने किसी और के थ्रू नहीं दिया हमें, खुद हमें अवार्ड दिया। खुद वो आए स्टेज पे, अवार्ड हाथ में लिया, हमें उन्होंने अवार्ड दिया, सबके सामने फ़ोटो खींची। तो कहने का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट साहब के खुद के काम करने के लिए अब एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हिज सेल्फ। गलती क्या है? पोजीशन सही है लेकिन इसका फॉर्म गलत है। हिज सेल्फ नहीं होता, ये होता है जी हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ।
तो आपको चेक करके देखना है इसकी पोजीशन कहीं वर्ब से पहले तो नहीं है। वर्ब से पहले है तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, वर्ब के बाद है तो इसका मीनिंग कुछ होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा होता, द प्रेसिडेंट गेव हिमसेल्फ दिस अवार्ड टू अस। प्रेसिडेंट ने दे दिया खुद को ये अवार्ड और फिर लिख दिया हमें भी। अजीब हो गया सेंटेंस। इसका मतलब ये है प्रेसिडेंट्स ने खुद को ये अवार्ड दे दिया और लास्ट में टू अस लिख के आपने और कंफ्यूज कर दिया, खुद को दिया कि हमें दिया। तो पोजीशन को आपको वही रखना है जो आपका मीनिंग हो। चलो, वी सॉ आवर सेल्फ स्टील हिम मनी। वी सॉ आवर सेल्फ स्टील हिम मनी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो लास्ट वाला सही करके दिखाओ, ठीक है। हमने खुद उसको पैसे चुराते हुए देखा। वी सॉ आवर सेल्फ स्टील हिम मनी। कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में डालना। फिर से 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में लूँगा, 2-3 बार समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलो, कोशिश यही है कि 5 मिनट में समझा सकें। बाकी बेसिक्स में तो अच्छे से हो ही चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं। करें जुलाई ऑफ 2022 रिसर्चर्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट। दे engineered a robot that could independently recognize its own body free of any human assistance। कह रहे पिछले साल की जुलाई में जो रिसर्चर्स थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, कह रहे जी इन लोगों ने अचीव कर लिया एक बहुत ही रिमार्केबल से उपलब्धि को। फीट का मतलब होता है एक माइलस्टोन, एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट। रिमार्केबल मतलब शानदार। तो शानदार सी अचीवमेंट को उन्होंने अचीव किया। अब क्या थी वो अचीवमेंट, ये डैश लगा के बता रहा है आपको, है ना, ये कॉलम लगा के। उन लोगों ने इंजीनियरिंग करके बनाया एक ऐसा रोबोट जो कि अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर सकता था अपने खुद के शरीर को। और ये सारा काम कैसे, बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस के, बिना किसी आदमी की मदद के। तो उसको पता था मेरी बॉडी कितनी बड़ी है, कहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, कितनी जगह मुझे चाहिए गुजरने के लिए, किस रास्ते में से कौन सी चीज़ मेरे जो है रास्ते में आ रही है। तो इस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस वाला रोबोट इन्होंने पैदा करके दिखाया। रिसर्चर्स की वर्ब है अचीव्ड। दे की वर्ब है इंजीनियर्ड। रिसर्चर दे के लिए आया रिसर्चर्स के लिए दे आया है। दैट आया रोबोट के लिए, इसकी वर्ब है कुड रिकॉग्नाइज। चलिए, कह रहा दिस इनोवेशन वुड फैसिलिटेट द ऑटोनमस कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स एंड द अवॉइडेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। कह रहा है ये जो इनोवेशन इन्होंने करके दिखाई, ये जो इन्होंने करामात करके दिखाई, इनोवेशन मतलब किसी चीज़ को ईजाद करना। कह रहा है ये खोज फैसिलिटेट करेगी, आसान बनाएगी, प्रमोट करेगी एकदम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन को बॉडी मूवमेंट्स के इस रोबोट के लिए, और अवॉइड करने को ऑब्स्टिकल्स को, रास्ते में आने वाले रोडों को, है ना। जो भी रोड उसके रोडे रास्ते में आ रहे हैं, कुछ पत्थर वत्थर रखा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है, रोबोट अपने आप उसको साइड स्टेप करके आगे निकल जाएगा और अपनी खुद की बॉडीली मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। सब काम ऑटोनॉमसली होगा। इनोवेशन की वर्ब है वुड फैसिलिटेट। फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज़ को फैसिलिटी देना, आसान बनाना किसी काम को। चलिए, ऑब्स्टेकल आप जानते ही हैं, है ना, डेटरेंट्स, इम्पेडिमेंट्स। चलिए आगे कह रहे हैं जी, येट डिस्पाइट द क्लियर एडवांसमेंट्स इन रोबोट सेल्फ अवेयरनेस देयर आर इंडिविजुअल्स हु एक्सप्रेस अनईज ओवर इवन दिस माइनर मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। कह रहे जी फिर भी बावजूद साफ एडवांसमेंट्स के, साफ डेवलपमेंट्स के, रोबोट की सेल्फ अवेयरनेस के अंदर, कह रहे इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं, देयर आर इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी अनईज़ को, अपने डिस्कम्फर्ट को। अनईज़ मतलब किसी चीज़ को लेकर परेशानी, अपनी परेशानी या चिंता को, डिस्कम्फर्ट को, यहाँ तक कि इस छोटी सी मैनिफेस्टेशन पे, इस छोटे से भी चीज़ के साकार होने पे, एक्चुअलाइज होने पे। आ रही बात समझ में? ऐसा रोबोट हमने बना दिया जो अपनी बॉडी को समझता है। ये छोटी सी चीज़ जो है ना, माइनर सी, इसकी मैनिफेस्टेशन होने पे भी कुछ लोग जो हैं चिंतित हो गए हैं। इंडिविजुअल्स की वर्ब है आर। इंडिविजुअल्स के लिए आया हु, प्लूरल है इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। एक्सप्रेस लिखा हुआ है, पीछे ईएस नहीं लगाया हुआ। अनईज़ का मतलब होता है ईजी ना होना, यानी कि डिस्कम्फर्ट में होना, परेशान होना। अनईज़ आपकी परेशानी, वरी या डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आप देख चुके हैं, किसी चीज़ का साकार होना। कह रहे दे फियर दैट दिस डेवलपमेंट मे पेव द वे फॉर एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इवेंचुअली सरपास ह्यूमन काइंड। कह रहे ये लोग फियर ये करते हैं, इनका डर ये है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये हो सकता है पेव द वे फॉर कर दे, रास्ते को साफ कर दे। पेव द वे फॉर, क्लियर द पाथ फॉर, है ना, किसी रास्ते को साफ करना। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये रास्ते को साफ कर देगी एआई के लिए कि वो इवेंचुअली, आखिरकार सरपास कर दे, बियॉन्ड चला जाए, आगे चला जाए मैनकाइंड से, मानव जाति से। और किस मामले में भाई? इन बोथ इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल
कैपेबिलिटी। दोनों ही कैपेबिलिटीज़ के मामले में, दोनों ही क्षमताओं के मामले में, आपकी बौद्धिक और आपकी व्यवहारिक, रोबोट में पावर भी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और दिमाग भी ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ों में अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ह्यूमंस को सरपास कर देगा, है ना। दे की वर्ब है फेयर, डेवलपमेंट की वर्ब है मे पेव द वे फॉर। पेव द वे फॉर किसी चीज़ का रास्ता साफ करना। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, फाइनली। सरपास करना मतलब, देखिए सर का मतलब होता है अबव, अबव या बियॉन्ड। पास का मतलब होता है पास करके आगे जाना। जब सरपास करेंगे तो किसी चीज़ को पास करके उसके आगे चले जाएंगे, उसको एक्सीड कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो ये सर से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, आप इसी तरीके से बना सकते हो। सर रियल वो चीज़ है जो रियल के भी बियॉन्ड है, जो सपने के जैसी है, ड्रीम लाइक है। समझे मेरी बात। सर रियल मतलब ऐसी चीज़ जो रियल नहीं लग रही, रियल से बहुत आगे की चीज़ लग रही है, ड्रीम लाइक चीज़ लग रही है, सपने ऐसी। सर चार्ज वो चार्ज होता है जो चार्ज के ऊपर लगता है। कभी कभी सरकार सरचार्ज लगाती है आप पे। 100 रुपये की चीज़ आपने ली, 5 रुपये टैक्स दिया, उस 5 रुपये के टैक्स पे भी और टैक्स होगा, तो उस टैक्स को बोलेंगे सरचार्ज। चार्ज के भी बियॉन्ड चार्ज। सरप्लस मतलब वो चीज़ जो प्लस से भी बियॉन्ड है, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भी ज़्यादा है, बियॉन्ड नेसेसिटी है ना, एक्सेस में है। सरनेम मतलब वो वाला नेम जो हमारे नाम के भी बियॉन्ड है, हमारे नाम के आगे लगाया जाता है, यानी कि हमारा, समझ गए ना, आपकी जाति, आपका सरनेम जो भी आप लगाते हो, अग्रवाल, जो भी जिस भी तरह का सरनेम यूज़ करते हैं। तो ये सर नाम के वर्ड को याद रखें। इन 1 वर्ड में से एक वर्ड आपसे पूछा गया आज के क्विज में। बढ़े आगे, इस रूट के ऊपर चलना है, सर के ऊपर। कह रहे जी, हाउएवर such anxieties are unfounded as the attainment of self will and volition is still a far off prospect। कह रहे हालांकि ऐसी एंग्जाइटीज़, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, ये अनफाउंडेड हैं, बेसलेस हैं, बिना किसी आधार के हैं। अच्छा क्यों कह रहा है ऐसा? इसलिए एज, क्योंकि जो अचीवमेंट है, जो अटेनमेंट है अपनी खुद की सेल्फ विल की और वॉल्यूशन की। विल और वॉल्यूशन एक ही बात है। वॉल्यूशन मतलब अपनी, समझ गए ना, इच्छा शक्ति। जो इच्छा शक्ति, सेल्फ विल और वॉल्यूशन को जो अटेन करवाने का काम है रोबोट से, ये अभी भी एक ऐसी प्रॉस्पेक्ट है, एक ऐसी संभावना है जो फार ऑफ है, जो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी दूर है, अभी फार ऑफ है। आगे बात समझ में। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। एंग्जाइटीज़ की वर्ब है आर। अनफाउंडेड मतलब जिसकी फाउंडेशन ना हो, जिस चीज़ का कोई आधार ना हो। बेसलेस या ग्राउंडलेस चीज़ को बोलते हैं अनफाउंडेड, है ना, विदाउट फाउंडेशन, अनफाउंडेड। अटेनमेंट की वर्ब है इज। फार मतलब दूर, ऑफ मतलब अवे, है ना, फार अवे मतलब फार ऑफ, बहुत दूर। वॉल्यूशन मतलब आपकी इच्छा शक्ति, आपके अपने शरीर को, अपने दिमाग को अपने हिसाब से यूज़ करने की कैपेबिलिटी आपका वॉल्यूशन है। चलिए अब लास्ट में क्या है, इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी डाल देगा। अब लास्ट में कह रहा है कि द डिग्री टू विच वी एज ह्यूमंस में क्लेम टू बी सेल्फ अवेयर इज़ अ कंटेंशियस इशू। कह रहे रोबोट्स को तो छोड़ो, कह रहे वो लेवल, वो डिग्री जहाँ तक हम ह्यूमंस खुद दावा करते हैं कि हम सेल्फ अवेयर हैं, हम खुद सजग हैं अपने आप के लिए, कह रहे वो दावा भी कंटेंशियस है, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा इशू है। क्यों? कह रहे जी दैट रिमेन्स अनसेटल्ड, जो बना हुआ है आज भी अनसेटल्ड, जिसका कोई सेटलमेंट नहीं निकला। तो रोबोट की सेल्फ अवेयरनेस तो ठीक है, पहले हमारी सेल्फ अवेयरनेस हमें आई है नहीं आई, ये भी अपने आप में एक, समझ गए ना, अनसेटल्ड क्वेश्चन है। डिग्री की वर्ब है, डिग्री की वर्ब है इज़। डिग्री का मतलब होता है लेवल। वी की वर्ब है मे क्लेम। दैट की वर्ब है रिमेन्स। दैट आया है इशू के लिए। कंटेंशियस मतलब झगड़े भरा, कंट्रोवर्सी भरा, है ना, कंटेंशियस, इस वर्ड को कर चुके हैं शुरू में। अनसेटल्ड मतलब जो कि सेटल्ड ना हो, जिसका सेटलमेंट अभी बाकी हो। कह रहे वाइल वी आर capable of acknowledging our bodies and their functions, the extent to which we comprehend the totality of the self and the concept of the supreme self or the Atman is a topic of ongoing investigation। कह रहे जहाँ हम खुद कैपेबल हैं, सक्षम हैं एक्नॉलेज करने के हमारे खुद के शरीर को और हमारे कामों को, शरीर के फंक्शंस को हम अच्छे से एक्नॉलेज कर सकते हैं। कब हमें नींद आ रही है, हमारा शरीर कहाँ है, शरीर पे चोट लगी है, तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आती हैं, जहाँ तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास है। कह रहे वहीं पे जो एक्सटेंट है, जो लेवल है, जहाँ तक हम समझ पाते हैं अपने आप को पूरे तरीके से, टोटलिटी ऑफ द सेल्फ को, और उस कॉन्सेप्ट को जो है सुप्रीम सेल्फ का, अपने अंदर बैठे हुए भगवान का, जिसको आत्मन भी बोलते हैं। कह रहे ये जो एक्सटेंट है ना, ये टॉपिक बना हुआ है बनी हुई इन्वेस्टिगेशन का, जारी रहती हुई जांच का। ठीक है, तो अपना शरीर तो हम समझ लेते हैं, लेकिन शरीर के साथ साथ खुद की आत्मा चेतना को अच्छे से नहीं समझते हैं, और अंदर बसे हुए सुप्रीम सेल्फ को भी अभी समझना हमें बाकी है। वी की वर्ब है आर। कैपेबल के बाद ऑफ आता है, जिस भी चीज़ के लिए आप कैपेबल हैं। एक्सटेंट की वर्ब है इज़।
एक्सटेंट इज अ टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी की वर्ब है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड परसीव करना, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना है ना, ग्रास्प करना, फैथम करना। कुछ देखने वाला इसमें है नहीं और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है ईच पर्सन्स लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस वेरीज एंड मोस्ट इंडिविजुअल्स आर स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एवोल्यूशनरी जर्नी। कह रहा है हर आदमी का जो लेवल है खुद के लिए सजग होने का, अपने कॉन्शियसनेस को पहचानने का, शरीर तो समझता है, अपने मन को नहीं समझता। कह रहा है वो लेवल जो है ना वेरी करता है, अलग थलग होता है हर आदमी के लिए। कह रहा है और ज़्यादातर इंडिविजुअल जो हैं वो आज भी शुरुआती स्टेज में हैं एक इवोल्यूशनरी जर्नी की, एक विकासशील यात्रा के। दे मे इवेंचुअली लीड टू दैट मे इवेंचुअली लीड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। कह रहे ये वही यात्रा है जो आखिरकार हमें लीड टू करेगी, ले जाएगी एक गहरी समझ तक, अंडरस्टैंडिंग तक। और किस चीज़ की भाई? ऑफ लगा के बता रहा है, बोथ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द सुप्रीम सेल्फ। दोनों ही चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग और अंदर बैठे भगवान की, खुदा की अंडरस्टैंडिंग। आई बात समझ में? लेवल की वर्ब है वेरीज, वेरी करना, बदलाव पाना है ना, अलग अलग होना, चेंज होना, वेरिएशन दिखाना। इंडिविजुअल्स की वर्ब है आर। दैट आया जर्नी के लिए, जर्नी की वर्ब है दैट में लीड टू, है ना, लीड टू। सिंपल सेंटेंस था ये। एक्चुअल में बता देता हूँ आपको, दो आर्टिकल्स को मैंने कंबाइन करके एक आर्टिकल बनाया है। आधा आर्टिकल मैंने साइंस जर्नल से लिया है, कुछ मैंने खुद लिखा है और कुछ मैंने स्पीकिंग ट्री से उठाया है। तो एक ओवरऑल मैंने पैकेज बनाने की कोशिश की जिसमें काफ़ी सारे लर्निंग लेसन्स आपको मिल जाएं। अब जल्दी से अपना क्विज देख लो। सिंपल है क्विज, ज़रा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट में आपसे पूछा है इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है ना, हाँ, इसमें से किस डोमेन में सेल्फ अवेयर रोबोट जो हैं फ्रीक्वेंटली बगावत करते हैं उनको बनाने वाले ह्यूमन प्रोग्रामर्स के खिलाफ। कहाँ आपको ऐसा देखने को मिलता है कि रोबोट जो है आदमी के पीछे पड़ गया, उसको मारने के लिए तुला हुआ है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको दिखता है, पॉपुलर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में दिखता है, नेटफ्लिक्स में, अमेजन पे है ना, अमेजन प्राइम पे, या फिर लैब एनवायरनमेंट में दिखता है, साइंस की लैब में आपको ऐसा दिखाई देता है कि रोबोट जो है पीछे पड़ा है, या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आपको दिखाई देता है। तो देखो भाई कहाँ लगता है, इस आर्टिकल के हिसाब से बताना है ना, कोशिश करना इसके हिसाब से ही चलो। आंसर निकाल लो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इजीली इसका आंसर निकल आएगा। सेकंड में आपसे पूछा है इस आर्टिकल के हिसाब से जरूरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जरूरी खासियत क्या है, गुण क्या है एक एआई प्रोग्राम के टोटली ऑटोनमस या सेल्फ अवेयर होने के लिए? कौन सा ऐसा कारनामा एआई प्रोग्राम करके दिखाएंगे जिसके बाद हम उसे सेल्फ अवेयर एआई बोल सकते हैं आर्टिकल के हिसाब से? ये अगर अपने क्रिएटर के खिलाफ रिवोल्ट कर दे तब मानेंगे इसको सेल्फ अवेयर, या फिर ये एबल हो जाए अपने ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट को डिटर्मिन करने के लिए, फ्रेम करने के लिए, या फिर ये ह्यूमन से ज़्यादा कैपेबल हो जाए मॉरल और फिजिकल टर्म्स में। मॉरल की जगह पे यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल टर्म्स में हमें पीछे छोड़ दे या हमसे ज़्यादा जो है ताकत में पीछे हमें छोड़ दे तब ये सेल्फ अवेयर कहलाएगा, या फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑब्जेक्टिव से अलग होंगे तभी ये सेल्फ अवेयर कहलाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके होने पे ही आप सेल्फ अवेयर होंगे ना, उसके बिना जो है रोबोट कभी भी सेल्फ अवेयर नहीं कहलाएगा? बताओ इसका आंसर। फर्स्ट कमेंट मैंने डाल दिया है, बाकी आप चेक कर लेना, अपने वाले से मैच कर लेना। थर्ड में आपसे पूछा है जी ऐसी चीज़ जो रियल से भी दूर है, रियल के भी आगे है, बियॉन्ड रियलिटी है, ड्रीम लाइक है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो सर रूट से आपको कई सारे वर्ड्स करवाए थे, उन्हीं में से एक वन वर्ड आपको यहाँ चिपकाना है। चौथे में एक एरर मिलेगी, अब बताऊंगा नहीं कहाँ मिलेगी, बहुत सिंपल सी एरर है, फिर भी चलो बता ही देता हूँ, इस पोर्शन में मिलेगी, है ना, निकाल के दिखाओ। पाँचवें में सिनोनिम पूछा है मैनिफेस्ट वर्ड का, तो 4 वर्ड्स आपके पास में है, मीनिंग चारों का आना चाहिए, फिर सिनोनिम निकालोगे तो मज़ा आएगा। तुक्का मार के तो कुछ भी हो जाएगा, है ना, आप तुक्का मार दो, कोई सी मार दो, कोई बी मार दो, ऐसे नहीं, चारों का मीनिंग निकालो और फिर इसका आंसर बताओ मैनिफेस्ट का क्या होगा। 6वें में सेंटेंस को इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करना है आपको रादर देन के हिसाब से, या तो इसको चेंज कर दो या इसके हिसाब से वर्ब को लगाओ और सेंटेंस को इंप्रूव करो। सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए। कल मुलाकात लेंगे आपसे एसपीटी की क्लास में, सेंटेंस मेकिंग टेक्निक की क्लास में। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे सेशन को। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।